आप लोग को जो है पार्ट 1 क्लास में जो है यूनान से जो है ऊपर तक पढ़ा दिया गया था। आज जो है यूनान के बारे में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूनान के बारे में पढ़ते हैं पहले, उसके बाद जो है आगे पढ़ेंगे। यूनान का साहित्य, ज्ञान, विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। उसके बाद यूनान के यूरोपीय सभ्यता का पालन भी कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालन भी कहा जाता है। यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। तुर्की को यूरोप का मरीच भी कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीच भी कहा जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। यूनानियों ने तुर्की से अलग होने के लिए हितोरिया फिलायक नामक संस्था स्थापना ओडिशा नामक स्थान पर की थी। हितोसिया फिलायक नामक संस्था का स्थापना किया और ओडिशा नामक स्थान पर की थी यूनान तुर्की से अलग होने के लिए। इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस यूनान के स्वतंत्रता का पक्षधर था। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांती ने नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू किया। 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, पर्सा तथा रूस तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन के संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। तीनों की संयुक्त सेना नवारियों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुए। युद्ध में मिस्र और तुर्की बुरी तरह पराजित हुए थे। 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई, जिसके तहत यूनान को स्वतंत्रता दिया गया। 1832 में कस्तूनिया की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। अब पढ़ते हैं हंगरी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी ने 1848 के आंदोलन का नेतृत्व केसूथ और फ्रांसीसी डिक के द्वारा किया गया। 31 मार्च 1848 को हंगरी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। पोलैंड पर रूस का अधिकार था। 1830 में पोलैंड में भी रूस से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ, परंतु रूस ने पोलैंड के विद्रोह को दबा दिया। 1918 में प्रथम
प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड का आज़ाद हुआ। बोहेमिया 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 ऑस्ट्रिया का अधीन था। ऑस्ट्रिया का अधीन था। बोहेमिया ऑस्ट्रिया का अधीन था। बोहेमिया में बहुसंख्यक जनता चेक प्रजाति की थी। ऑस्ट्रिया बोहेमिया को स्वायत्तता देने की मांग को स्वीकार लिया, परंतु आंदोलन हिंसात्मक होने के कारण इसे कुचल दिया। राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव। राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां, आंदोलन और नए राष्ट्रों का उदय होने लगा। राष्ट्रवाद का प्रभाव एशिया, अफ्रीका के उपनिवेशों पर भी पड़ा। राष्ट्रवाद के विकास से प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासक का प्रभाव कमजोर कर दिया। राष्ट्रवाद प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। भारत भी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ। अब चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव इसका पढ़ते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बोर्बो वंश द्वारा की गई थी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था मेजनी का संगठन। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। गैरीबाल्डी पैसे से क्या था? नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ज्वेलरीन एक संस्था थी, तो व्यापारियों की थी। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में हुई। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो यूनान के साथ हुई। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1854 में हुआ था। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 में पूर्ण हुआ। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का था। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो जर्मनी शामिल नहीं था। रक्त एवं लोह की नीति का संबंध किसने किया? बिस्मार्क। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो ऑस्ट्रिया के अधीन था। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो जर्मनी का सम्राट बना। लुईस 16 को फांसी कब दी गई थी? तो 1793 में दी गई थी। सार्डिनिया का राजा कौन था? तो विक्टर एमुनुएल था।
इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी, ये तीनों इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक था। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की दक्षता क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो लोसाने सम्मेलन। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। निम्न में से किससे योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो विक्टर एमेनुअल के योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में हुई थी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में स्थित है। केसुथ का संबंध किस देश से था? तो हंगरी से था। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? गणराज्य का हुआ। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उदारवादी था? तो बिस्मार्क था। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? तो 1871 में हुई। इटली के एकीकरण निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। टीपू सुल्तान कहाँ के थे? मैसूर के थे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो फ्रैंको संधि के द्वारा। गैरीबाल्डी पैसेज क्या था? तो नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? सूडान में हुआ। इटली के एकीकरण निम्न में से किसने योगदान किया? मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर ने। वियना सम्मेलन कब हुआ? तो 1815 में हुआ। ज्वेलरीन संबंधित था? व्यापारियों से था। जनेवा की संधि कब हुई? तो 1854 में हुई। बस आज का टॉपिक यही तक था।